हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसी घटनाएं जो वर्तमान में घटती हैं या भविष्य की है, लेकिन वो अभी नियोजित कर ली गई है, यानी कि जो घटना आगे होने वाली है उसको हमने अभी फिक्स कर लिया है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही काम में आती है। उसके अलावा जो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, यानी कि जिन बातों को या जिन सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। जैसे सूर्य का पूर्व से उदय होना, और पानी से बर्फ में बनना, या बर्फ से पानी में बदलना, ये सब ऐसी सैद्धांतिक बातें या सार्वभौमिक जो सत्य बातें हैं, वो सभी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आती हैं। इसकी सामान्यतः पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, सामान्य तौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ये सब वर्ड आते हैं, ता हूँ, ता है, ती हैं, ते हैं। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में आती है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस भी काम में आता है। अभी हम शुरुआत करते हैं साधारण वाक्यों से। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, या हम जिन्हें कह सकते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। इन दोनों में से एक काम आएगा, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और अंत में आ जाएगा एडवर्ब्स। एडवर्ब या टाइम, प्रीपोजिशन प्लस टाइम, ये सब चीजें आती है अंत में। अब शुरुआत में हम एक वाक्य लेते हैं, साधारण सा वाक्य लेते हैं, जैसे हरी आम खाता है। ये देखो, इसकी पहचान पता चल रही है हमें, ता है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है आया है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। हरी आम खाता है, ये एक साधारण वाक्य है। इसके अंदर देखो पहली बात आती है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट यानी कि जो किसी काम को करने वाला, जैसे यहाँ पर काम हो रहा है खाने का। वर्ब जो होती है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो किसी काम को बताती है। यहाँ काम है खाने का, उस काम को कर रहा है हरी, यानी कि हरी सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया काम। अब ये खाने का जो काम कर रहा है, यानी कि खाना किस चीज को खाया जा रहा है, ये जो वर्ब है वो किस कार्य को कर रही है। देखो ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्रिया का काम करता है, यानी जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है किसी काम को करना। तो ये जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है, और लेकिन ये जो क्रिया है वो किस बात के बारे में बता रही है, तो ये क्रिया जो है वो आम से जुड़ी हुई। कहने का मतलब है हरी खाने का काम कर रहा है, खा क्या रहा है, आम। तो हरी हो गया सब्जेक्ट, हरी का काम है खाना, ये हो गई मेन वर्ब, वर्ब यानी कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और
ये हो गए आम जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वाली मैन वर्ब। अब देखो हिंदी वाक्यों के अंत में मैन वर्ब आती है, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में ही वर्ब आती है। जैसे ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। तो देखो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हरी। उसके बाद में हमने लिखा था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब आएगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी जब अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी जब अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस तब आएगा जब अपना जो सब्जेक्ट है वो एक वचन हो, सिंगुलर हो। तो अपना देखो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट है हरी, हरी एक वचन, एक लड़का है, इसका मतलब है अपने को ये काम में लेना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब कौन सी, खाना, खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। अब इसके साथ एस या ईएस लगेगा और हमारे ईट के साथ में लगेगा एस, हरी ईट्स, बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो। और यदि बहुवचन होते हैं तो ए जो लिखा हुआ हमने ये नहीं लिखते और मैंगोज बना देते हैं। देखो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सिंपल सेंटेंस में काम में नहीं आती है, ये काम में आती है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं तुम बाजार जाते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट ये जाना, मैन वर्ब हो गई, और मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो अभी सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट तुम। यू जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल में गिना जाता है, यानी कि प्लूरल है। तो यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, ओनली गो, सिर्फ गो ही लिखा जाएगा, यू गो। और गो जो मैन वर्ब है इसके साथ में नॉर्मली टू को ऐड किया जाता है कि कहाँ को जा रहे हैं हम, तो यू गो टू मार्केट। ये बन गया अपना सेंटेंस। नेक्स्ट हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है, नकारात्मक वाक्यों के अंदर नहीं का अर्थ आता है, यानी कि नॉट आता है। नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनके अंदर नहीं यानी कि नॉट आता है, नकारात्मक वाक्य। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने पहले बता चुका हूं मैं, वो है डू या डज, डू या डज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आएगी। इसमें अब वो ऐसे ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब काम में लेने के बाद में एक तरह से मान सकते हैं कि ईएस इसके अंदर जुड़ गया है, या डायरेक्टली रूल के हिसाब से कहे तो डू या डज आने के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जैसे एक अभी सेंटेंस बनाते हैं हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो इसके अंदर देखो सब्जेक्ट हो गया हम, पढ़ना हो गया मैन वर्ब, और इंग्लिश जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव वाक्य बनाना है, पहले इंग्लिश, हम की इंग्लिश, वी, फिर डू या डज।
देखो डू जो है वो आता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज जो है वो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। देखो अभी यहाँ पर हम यानी वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम डज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डू लिखेंगे। वी डू, सॉरी यहाँ पर एक रह गया है, यहाँ पर नॉट आएगा, डू या डज के बाद में नॉट आएगा, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब। तो देखो वी डू, फिर थर्ड नंबर पे आएगा नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, READ रीड। वी डू नॉट रीड इंग्लिश, लास्ट पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट अपना है इंग्लिश। ऐसे कैसे, यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही, फिर डू नॉट या डज नॉट में से अपने यहाँ पर आएगा डज नॉट, क्योंकि ये एक वचन है, ही डज नॉट, फिर पढ़ना को रीड कहते हैं, रीड क्या किताब, he does not read a book। ये हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखो प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके अंदर हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क साइन होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। जैसे हिंदी का इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो इसके अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डू और डज है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बाकी सेम फॉर्मूला आएगा, फिर प्लस डू डज आ गया है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में आ जाएगा एडवर्ब, और पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। अब इसके सारे जो हिंदी वाक्य है वो हमेशा क्या से शुरू होंगे, क्या तुम हिंदी बोलते हो, पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक। तो देखो सबसे पहले डू या डज में से आपको बताया, डू और डज किसके साथ है, डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ में आएगा, और डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में आएगा। जो तुम है, तुम हमेशा प्लूरल में ही काउंट होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, यू, फिर है मैन वर्ब है बोलना, स्पीक, डू यू स्पीक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपना हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वह नाचती है। तो यहाँ पर देखो वह एक लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी कि सबसे पहले डज आएगा, डज, फिर सब्जेक्ट सी, वह, देखो वह हिंदी लड़के के लिए आता है, लड़की के लिए भी आता है, तो लड़के के लिए वह जो होगा उसमें ही आएगा, एच ही, और लड़की के लिए आएगा SHE सी, डज सी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब है डांस, नाचना, और ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस अपना वाक्य खत्म। अब हम अंत में लेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनके अंदर जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनके साथ में नॉट का प्रयोग होगा।
प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके साथ में नॉट का प्रयोग होगा। फोर्थ पार्ट हो गया अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इनका फॉर्मूला हो जाएगा डू या डज, दोनों में इसको एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे नंबर पे आएगा इसमें नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस का जो एडिशनल पार्ट होता है, अतिरिक्त पार्ट होता है, वो होगा, और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। अब एक इसका सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह दूध नहीं पीता है? पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक। क्या वह दूध नहीं पीता? देखो वहां एक लड़के की बात हो रही है, और देखो पीछे लिखा है ता है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक साइन, क्वेश्चन मार्क साइन, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, और नहीं भी है यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहला आएगा डू या डज में से, वह एक लड़के की बात हो रही है तो डज, फिर आएगा वह के लिए ही, फिर आएगा नॉट। नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब है पीना, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या है? दूध, मिल्क। ये बन गया अपना सेंटेंस। ये था अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कुछ उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, हैबिचुअल वर्क, आदतन कार्य। यानी कि आदतन कार्य, यानी कि ऐसे काम जो हम हमेशा करते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आएंगे। सेकंड, यूनिवर्सल ट्रुथ। जिन्हें हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जो पूर्ण रूप से सत्य हैं, यानी कि जिनके हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है तो हम उसको पश्चिम से नहीं उगा सकते हैं, पश्चिम से सूर्य उदय नहीं हो सकता है। ऐसी बातें जो फिक्स हैं पहले से ही, जिनके अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आएंगे। तीसरा, फ्यूचर प्लान्ड वर्क, जिसे हम कहते हैं भावी नियोजित कार्य। फ्यूचर प्लान वर्क, भावी नियोजित कार्य, यानी कि जो काम भविष्य का है लेकिन उसे अभी से ही फिक्स कर लिया गया है। जैसे मैं कहूं मैं कल जोधपुर जाऊंगा, ये एक भविष्य का वाक्य है, लेकिन ये पहले से फिक्स हो चुका है कि मैं जोधपुर कल ही जाऊंगा, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लेंगे। जैसे लिखा हुआ है मैं कल जोधपुर जाऊंगा,
वैसे ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी काम में लिया जा सकता है, इसको फ्यूचर सिंपल टेंस की तरह से भी बना सकते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस से, प्रेजेंट सिंपल से कैसे बनेगा, आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है जाना, आई गो टू जोधपुर, कब, टुमारो, कल। आई गो टू जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस के हिसाब से बना सकते हैं, आई शैल गो टू जोधपुर टुमारो। ये था प्रेजेंट। इसके अलावा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसे किसी कहावत को बताना है, या कोई आंखों देखा हाल बताना है, या समाचार पत्र की हेडिंग्स को बताना है, तो वो सभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी काम में आते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।